विद्रोही और राज। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्या। 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ते गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साज सामानों को तहस नहस कर और जलाना फूंकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालतें, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटा तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइनें काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के एक फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और शहरी रोजों के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाही ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी के में लिप्त कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिला हो चुका था और शहर के आम लोगों उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपीय लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुए। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल देने होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। इस तरह से इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब इस मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। चित्र में 11.1 बहादुर शाह का चित्र दिखाया गया है। बहादुर शाह का चित्र है। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों ने का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह का समर्थन दे दिया है, हालत तेजी से बदलने लगी। गंगा घाटी की छावनी और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। विद्रोह का ठर्रा, यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। सारे छावनी में विद्रोह की घटनाक्रम का मोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है, जो संभवतः फ्रैंक, जिसमें फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है। चित्र 11.2 लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोगों से हम लोगों भी सिपाहियों के साथ आज जुटते हैं। सिपाहियों ने किसी किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की और कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदू और मुसलमान तमाम लोग को एकजुट होने में फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैला गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार अमीर भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपनी उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों के पिट्ठू
मानते थे। ज्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोह ने जल्द ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों के सरेआम अवहेलना होने सरेआम अवहेलना होने लगी। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोह की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी की घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसे कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया है। स्रोत एक असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहर में क्या हुआ, उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, सामान्य जीवन जिस तरह प्रभावित हुआ, विभिन्न शहरों के रिपोर्टों का पता चलता है। इस की सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857 की इस रिपोर्ट को पढ़िए। यही हालत सब्जियों और साग पालक के भी है। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी, जिसे कुजड़ों सब्जी बेचने वाले ने रोक कर जमा कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग वाले इन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिरा कर रह जाते हैं, क्योंकि ये चीजें खास लोगों के लिए ही है। यहाँ एक और चीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरने बंद कर दिया है। गरीब सुरफा शरीफ लोग खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर हराम खोर हो गए हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई और यही हालत बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर के आबो हवा खराब कर देगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। इन दोनों रिपोर्टों तथा उस दौरान दिल्ली के हालत के बारे में इस अध्याय में दिए गए विवरणों को पढ़िए। याद रखें कि अखबार में छपी खबरें अक्सर पत्रकार के पूर्वाग्रह या सोच से प्रभावित होती हैं। इस आधार पर बताएं कि दिल्ली उर्दू अखबार उन लोगों की गतिविधियों को किस नज़र से देखता है। संचार के माध्यम अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढारे में समानता की वजह से आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाही के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरे इरेग्युलर केवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो लुआब ये लोग लब्बो लुआब की ये लोग बस बगावत के मंसूबे कर रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। स्रोत दू सिस्टन और तहसीलदार। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और अलथी पालथी मार कर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा, क्या खबर है और अवध की काम कैसे चल रहा है। सिस्टन ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाब ए अली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे। मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। विद्रोही अपनी
योजनाओं को किस तरह एक दूसरे तक पहुंचते थे, इस बारे में इस बातचीत से क्या पता चलता है। तहसीलदार ने सिस्टम को संभावित विद्रोह क्यों मान लिया था? विद्रोह की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेज के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे बने, कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियरे तैनात था, वहीं 41 बी नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके थे, इसीलिए अवध मिलिट्री पर फर्ज बनता है कि या तो वे एयरस की मौत को नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार कर 41 बी नेटिव इन्फेंट्री के हवाला कर दे। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलील खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों को एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह की शुरुआत इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बाल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटी थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जात के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। नेता और अनुयायी अंग्रेज जो से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें था एक था कि वे फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने का दरख्वास्त की। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह के नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे, और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। चित्र 11.3 में रानी लक्ष्मीबाई का एक प्रचलित चित्र दिखाया गया है। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत का डोर संभालने का सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। झांसी की रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थितियां बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों की जहन में अभी भी ताजा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरिशीज कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। सभी जगहों पर नेता दरबार से जुड़े व्यक्ति रानी, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ में इस आशा की खबरें आ रही थीं कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश
राज्य को नस्ते नाबूद करने का अखल जगा रहे थे। अन्य स्थानों पर किसान, जमींदारों और आदिवासियों का विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेताओं सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया और छोटा नागपुर स्थित भूम स्थित सिंह भूम को एक आदिवासी काश्तकार गोनू के इलाकों के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। चित्र 11.4। नाना साहिब 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भाग कर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहिब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। स्रोत 3। 1857 के दो विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे। वे चौरासी चौरासी देश यानी 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान का की दर ज्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। शाहमल ने 84 देशों के मुखिया और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के सारे साय में गांव गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े। महाजनों व व्यापारी के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। ने आदमियों शामल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कें को खोद डाला। इसकी एक वजह यह थी कि सरकारी फौज का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासक का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद के शिक्षित शाह काफी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसीलिए उन्हें लोग बाग टंका शाह कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ 1000 लोग जुड़े रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से उत्प्रेरित है। जब 1856 में लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटी इन्फेंट्री के विद्रोहियों के अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चीन हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि
को कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल बाका भी नहीं कर सकते। काफी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिक अधिकार प्राप्त था। अफवाहें और भविष्यवाणियां, तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर इन कारतूसों को वो से लगाएंगे तो उनकी जाति और महज दोनों भ्रष्ट हो जाएगी। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह अफवाह उत्तर भारत की छावनी में जंगल की आग की तरफ फैलती चली गई। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दम दम स्थिति शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्द ही तुम्हारा जाति भ्रष्ट हो जाने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों में तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 11.5 हेनरी हार्डिंग प्रेस ग्रांट द्वारा बनाया गया चित्र 1849 गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साज सामानों के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जिन एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया शुरू किया उसमें चिकने कारतूस का इस्तेमाल होता था। इनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ये चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र में ये फोटो भी है इनका। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में एक अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी जोर पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाहें फैलने वाले का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और भय शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए जी छोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला और प्लासी के जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपाती बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था और यह सिलसिला यूं ही चला जाता था। चपाती बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किस आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों करते रहे थे?
कर रहे थे। इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी या नहीं। हमने देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनका मानसिकता के बारे में उन इनमें से क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियां उनके भय और आशंका, उनके विश्वास और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। अफवाहें तभी फैलती हैं जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेश का अनगुज सुनाई देती है। अगर 1857 में इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय में ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं, लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने, 1829 और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। शासकीय दुर्बलता के दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसे बहुत सारी दूसरे रियायतों को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन पद्धति, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटाने की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूल की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब पर कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीजों का कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राज्य रजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। चर्चा कीजिए इस भाग को एक बार और पढ़िए। विद्रोह के दौरान नेता कैसे उभरते थे, इस बारे में समानता और भिन्नताओं की व्याख्या कीजिए। किन्हीं दो नेताओं के बारे में बताइए कि आम लोग उनकी तरफ क्यों आकर्षित हो जाते थे। इस सोच को ईसाई प्रचारक की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालत में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का एक जरा नजदीकी से अध्ययन कीजिए। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का एक बड़ा केंद्र था। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता है, उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेज के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। अवध में विद्रोह। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियायती के बारे में कहा था कि एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोपी गई थी और इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेजी टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों
की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाके को उत्तर भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों में से कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन तो अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को एक इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी तथा सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासन के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। देह से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण में तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतने गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश शासन के यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली मानचित्र एक 1857 में भारत उपमहाद्वीप, पेशेवर, कश्मीर, अफगानिस्तान, सिंधु नदी, सतलज नदी, पानीपत, दिल्ली, गंगा यमुना नदी, राजस्थान, सिंध, गुजरात, होलकर, सिंधिया, लखनऊ, अवध, बनारस, इलाहाबाद, रीवा, पटना, बिहार, बंगाल, ढाका, चटगांव, कलकत्ता, उड़ीसा, नर्मदा नदी, सूरत, बम्बई, औरंगाबाद, पूना, निजाम, गोदावरी, हैदराबाद, गोवा, मछलीपट्टनम, कृष्णा नदी, मैसूर, कुर्ग, अमरकोट, मद्रास, मैसूर, कावेरी नदी, फोर्ट सेंट डेविड, मदुराई, कोचीन और त्रावणकोरम ब्रिटिश राज्य के अधीन लाल वाले सरे दिखाए गए हैं। वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। एक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहां से जान आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गुजा रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त करते हुए अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन्हो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकार, नर्तक, कवियों, कारीगरों, बावर्ची, नौकरों, सरकारी कर्मचारी और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। स्रोत 3, नाना साहब जा चुके हैं। एक और गीत ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा है जिसे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे और सारा आलम रोता चिल्लाता था। हाय जान और आलम देश से विदा लेकर परदेश चले गए। इस पूरे भाग को पढ़िए और चर्चा कीजिए कि लोग वाजिद अली शाह की विदाई पर इतने दुखी क्यों थे। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तलुकदारों, किसानों और सिपाहियों
को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। ये वे चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाओं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासक के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्त बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इस इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया गया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियार बंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर ले और अपने तालुकदार का राजस्व चुकाते रहे तो उनके पास काफी स्वतंत्रता भी होती थी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ियां तो होती ही थी। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। चित्र 11.6 अवध का एक जमींदार 1880 के चित्र दिखाई गई है। भू ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्ता बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किए जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों ने आने वाले पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्द ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत चढ़ा बढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था। यानी न तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। तालुकदार की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नजर में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। जब अंग्रेजों के राज्य में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे, अब इस बात का कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या असूली को कुछ खास के लिए टाल दी जाएगी। या ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहार पर कोई कर्ज और मदद मिल पाएगी जो पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। स्रोत 4 तालुकदारों की
सोच तालुकदारों की रवैयों को रायबरेली के पास स्थित कालांकर के राजा हनवंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया था। विद्रोह के दौरान हनवंत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। उस अफसर से आखिरी मुलाकात में हनवंत सिंह ने कहा कि साहिब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीर के मालिकाने की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा, फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आए, जिसे आपने बर्बाद किया था मैंने आपकी जान बचाई है। लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूं। अवध जैसे जिन अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान विरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वह लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के ही हाथों में थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसीलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों ने अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकता रखने पर खास जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाज व संस्कृति से वाकिफ थे। उनमें इस अंश को अब तालुकदारों के रवैयों के बारे में क्या पता चल रहा है। यहाँ के लोग से हनवंत सिंह का क्या असर था, उन्होंने लोगों के गुस्सा की वजह क्या बताई। उनमें अफसर की कड़क और अविवाक स्नेह का दोनों निहित थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और ये सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्यतः बात बन गई। सिपाहियों और वो अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूस की घटना उसका एक बढ़िया उदाहरण थी। चित्र 11.7 यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही। यह कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जानते का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहन कर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकते। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जनता के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधाशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्द ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। चर्चा कीजिए, पता लगाइए कि क्या आपके राज्य के लोग ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। अगर हाँ, तो उनमें
उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अगर नहीं तो उसकी व्याख्या कीजिए। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाहियों अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहरों के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के समूह कृत्य में शामिल हो रहे थे। विद्रोही क्या चाहते थे? बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को आसान, फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोही को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इसी प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं और इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है बिना हम जिनके बिना पर हम विद्रोहियों के नजरिए को समझ सके। इसीलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिश को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ा। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बात में ज्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। एकता की कल्पना 1857 में विद्रोही द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्यों के तहत विभिन्न समुदायों के अस्तित्व और गौरवान्वित किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मुहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने की आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन स्रोत 5 आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857 विद्रोह ही क्या चाहते थे इसके बारे में हमारी जानकारी का यह मुख्य स्रोत है। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त हैं। इसीलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खासतौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन की लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने भारतीय इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों में यह इश्तहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुसलमान दोनों तरह से प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्य वक्ताओं में पंडितों की गणनाओं में सबसे यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेजों के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यह सब का फर्ज
है कि अंग्रेजों का आश्चर्य बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दे, मेरे साथ दे और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर वो यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। भाग एक, जमींदारों के बारे में। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेज सरकार ने बेहिसाबी जमा भू राजस्व थोप दिया है और कई जमींदारों को बेइज्जती व बर्बाद किया है। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई है। हद तो यह है कि एक आम रैयत किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बेइज्जती। जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खाने में डाला जा रहा है, बेइज्जती किया जा रहा है। जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्च की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों और मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है। जमींदारों के खजानों को स्कूल, अस्पताल, सड़कें आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किए जा रहे हैं। इस तरह के असूलियों के लिए बादशाही सरकार को कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। भाग दो, व्यापारी के बारे में। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसे तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीजें का ही व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली और स्कूल के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में से सेंध मारी जा रही है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब इन बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फौरवी तौर तरीके को खत्म कर दिया जाएगा और जमीन व पानी दोनों रास्ते से होने वाले हर चीज का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के साथ खोल दिया जाएगा। इसीलिए हर यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। भारतीय सरकारी कर्मचारी के बारे में। जब यह अब यह राज्य की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलेगी। इनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महाकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। इसीलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हितों पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए, जिन्हें फिलहाल 200 से 300 रुपए प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदे की उम्मीद रखें। भाग 4, कारीगरों के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड में बनी चीजों को लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्रों बनाने वाले बढ़इयों, लोहारों और मोचियों आदि के कारोबार को बेरोजगार कर दिया है। उनके बेरोजगार कर दिया है। उनके साथ काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगर की तरह श्रेणी भीख मांगे की हालत पर पहुंच गए हैं। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा, जिससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसीलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। भाग 5, पंडित और फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में। पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं। यूरोपीय लोग
यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु हैं, और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसीलिए पंडित और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। इस घोषणा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं, प्रत्येक तबके के बारे में दिए गए भाग को ध्यान से पढ़िए। घोषणा की भाषण भाषा पर ध्यान दीजिए और देखिए कि उनमें कौन सी भावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। स्रोत 6। सिपाही क्यों सोचते थे? विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई। एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौज टुकड़ियां बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य में मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की और हमें भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वो इलाका जीत लिया। इनके लिए हमारे जैसे हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देना पड़ी, लेकिन न हमने कभी पैर पीछे खींचे और न कोई बहाना बनाया और न ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने जो हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएगी। नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है और गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीजें पैदल सेना, घुड़सवार और गोल अंदाज फौज की हर रेजिमेंट टीम में पहुंचा दी गई। उन्होंने ये कारतूस थर्ड लाइट कैवलरी के सवार घुड़सवार सैनिक को दिए और उन्हें दांत से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटी के जवानों की परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही यूरोपीय सैनिकों की बटालियन और घुड़सवार गोल अंदाज फौज को तैयार कर रहे थे। भारतीय सैनिक को घेर लिया और हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रे से भरा 6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाही को गिरफ्तार करके बेड़ियां डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसीलिए जेल में डाला गया ताकि हम डर कर नए कारतूसों को दांतों से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सरहद इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हम 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म और आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े ये राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली हैं। हम 2 साल तक इसी लड़े ताकि हमारा अकायदा और आस्था और मजहब दूषित न हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान धर्म नष्ट हो गया हो तो दुनिया में बचेगा क्या? इस अर्जी में सैनिक विद्रोह ने जो कारण बताए हैं उनकी तुलना तल्लुकदारों द्वारा बताए गए कारणों स्रोत 3 से कीजिए। में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली में हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। उत्पीड़न के प्रतीक के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज जिस विद्रोही फिरंगी राज कहते थे से संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज कर किया जा रहा था। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार के दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन ने हर पहलू पर निशाना साधा था। फिरंगियों
फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। फिरंग विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणाओं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों और भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हम लोग की शक्ल ले लेता है जिनको अंग्रेजों ने हिमायती या जनता का उत्पीड़न समझा जाता था। कई दफा विद्रोही शहर के सब प्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिया और उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपान ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि से संभवतः एक ज्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है। यहाँ पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सार्वजनिक समूहों को एकजुट करने की आह्वान की जाती थी। वैकल्पिक सत्ता की तलाश ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थान पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संचालन स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह ज्यादा प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया की पुनर्स्थापित करना चाहते थे। नेताओं ने दोबारा इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति के सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिक के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया जो उनसे छीन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये संरचनाएं चर्चा कीजिए। आप राय में विद्रोहियों के नजरिए पुनर्निर्मित करने में इतिहासकारों के सामने कौन सी मुख्य समस्याएं आती हैं? अंग्रेजों को मार बर्दाश्त नहीं कर पाई और में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिरी तक 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी। दमन 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इन विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों को आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह कि कानून और मुकदमे के सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह का केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। स्रोत 7 विद्रोही ग्रामीण अवध क्षेत्र में रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा, अवध के लोग उत्तर से जुड़ने वाली संचार लाइनों पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं। ये गांव
वाले यूरोपियों को पकड़ने से बिल्कुल बाहर है। पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है, उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। इस विवरण के अनुसार गांव वालों से निपटने में अंग्रेज को 3 मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये पेशावर, लाहौर, अम्बाला, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, अजमेर, कराची, अहमदाबाद, महो, जबलपुर, गुजरात, सूरत, औरंगाबाद, बम्बई, कटक, कलकत्ता, दमक, चटगांव विद्रोह के प्रमुख केंद्र बिंदी वाले से दिखाए गए हैं। अंग्रेजों का बढ़ावा पीले रंग वाले चित्र से दिखाए गए। मानचित्र 2 यह विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र दिखाए गए हैं। विद्रोहियों पर ब्रिटिश हमलों का मार्ग को भी दर्शाया गया है। इन इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन में मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफा कलकत्ता से, दूसरी तरफा पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। लेकिन पंजाब का मोर्चे शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिरी में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे, जैसा ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की। अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फारसिथ नामक एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकतों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामी और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए यह चित्र 11.8 दिल्ली रिज पर स्थित एक जमा मस्जिद फेलिस बीएतो द्वारा लिया गया चित्र 1857 से 1858 तक 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफर ने तबाही और ध्वंस की असंख्य तस्वीरें उतारी। ये चित्र 11.9 सिकंदराबाद चित्रकला फेलिस बीएतो द्वारा 1858 में यहाँ हमें एक जमाने के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए रंग बाग प्लेजर गार्डन के खंडहरों में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1857 में इसकी रक्षा करने वालों को 2000 रुपए से ज्यादा विद्रोही सिपाहियों के कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। और हाथी में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी देता है। ये बड़ी कंकालें दिखाई गई है। बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीर लौटा दी जाएगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और वे वफादार थे जिन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेज से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्हें बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया। विद्रोहियों की छावनी। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीके के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र
लेकिन अब तक ज्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह ही तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों को ब्यौरों का कमी नहीं है। अपनी वैसी प्रशासन और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरी, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों को अपनी अपनी ब्यौरे दर्ज करा गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदले रवैयों को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोह के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा के बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग को हवा देती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पेस्ट, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध है। आइए इनमें से कुछ को देखें और जानें कि वे हमें क्या बताती हैं। रक्षकों का अभिवादन। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों के गुणगान किया गया है। 1859 में थॉमस जोन्स बर्कर द्वारा बनाया गया चित्र लिपिक ऑफ लखनऊ की राहती श्रेणी का एक उदाहरण है। जब ये चित्र में दिखाया गया है, चित्र नंबर 11.10 द रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकारी थॉमस बुनकर जोन्स बर्कर। 1859 में विद्रोहियों टुकड़ियों ने लखनऊ को घेर डाला तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स आर्टम और हेनरी हवेलाक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नया मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेर से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयान में लखनऊ की घेरबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्वाध विजय की कहानी बनी गई। बार्कल की पेंटिंग कैम्पबेल को आवागमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवास के माध्यम में कैंपबेल, आर्टम और हेवलाक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। इनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाहें चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंस दिखाई देता है। चित्र में अगले भाग में पड़े 100 और घायल इस घेराबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती है कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इस चित्रों से उन्हें एक यह लगता कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी खबरों की का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। ये वे घटनाएं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। भारत में औरतें
और बच्चों के साथ हुए हिंसा की कहानी को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपने सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्ति के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पेंटन ने सैनिक विद्रोह के दौरान 2 साल इन मेमोरियम स्मृति चित्र 11.11 बनाई। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। ये लिपटे हुए दिखाए गए हैं। चित्र 11.11 इन मेमोरियल चित्रकार जोसेफ नोएल पेंटेन 1859 का चित्र है। ये चित्र दिखाई गई है। 11.12 कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर। ये मिस व्हीलर सिपाहियों से अपनी रक्षा कर रही हैं। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झिझोक देती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया। हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य रेखा चित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती है। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती है। उनके वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। चित्र 11.12 में मिस व्हीलर माध्यम में दृढ़ता पूर्वक खड़ी है। वह अकेली ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपने इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानव के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथ में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी के रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। इस ईसाइयत की रक्षा का एक संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताबें बाइबिल है। ये चित्र में दिखाई गई है। चित्र 11.13 जस्टिस न्याय पंच 12 दिसंबर 1857। चित्र में नीचे पट्टी पर लिखा है, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड को प्रतिशोध की गहरी भाव और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया है। जस्टिस नीचे लिखा गया, इंग्लिश में दिख नहीं रहा है। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्सा और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों ने ऐसे माहौल रच दिया कि जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माने जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजिकता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसे ही एक तस्वीर 11.13 में हमें न्याय की एक रूपकात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है। चित्र 11.14 नीचे दी गई पट्टी पर लिखा है, बंगाल टाइगर में ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध पंच 1857। तस्वीर से क्या सोच निकलती है? शेर और चीते की तस्वीर के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया? औरत और बच्चे की तस्वीर क्या दर्शाती है जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल। उसकी मुद्रा आक्रामक है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैर तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इसके अलावा
भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरों और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। ये चित्र 11.15 द एग्जीक्यूशंस ऑफ मनी म्यूटिनियर्स एंड पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड तोप से उड़ाते हुए। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857। यह मृत्युदंड का दृश्य एक नाटक रंगमंच जैसा दिखाया देता है। निर्मम सत्ता का नाटक मंच पूरे दृश्य पर वर्दियों से सजे घुड़सवार और सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। अब उन्हें अपने सैनिक साथियों सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना है और विद्रोहियों के भयानक परिणामों को महसूस करना है। ये चित्र 11.16 एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं और चारों तरफ तोपें तैनात हैं। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत को का प्रदर्शन है। लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सजा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है। उसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था। दहशत का प्रदर्शन, प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया। इन साजों और तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बन कर रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस ने उनका मजाक उड़ाया गया। हास्यपरक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्ने में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। उसका चित्र 11.17 द क्लाइमेक्स ऑफ कैनिंग, कैनिंग का दया भाव पंच 24 अक्टूबर 1857। नीचे की पट्टी, गवर्नर जनरल बिल्कुल सही, फिर वे उसे घिनौनी बंदूकें से नहीं उड़ाएंगे बरसते हुए एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। सिपाही एक हाथ सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और काटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। चित्र 11.17 यह एक छवि ऐसी छवि है जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती है। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। चित्र 11.18 में फिल्म और पोस्टर में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है। ये झांसी की रानी के नाम से फिल्म इतिहास के लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायक के रूप में पेश किया जाता था जो देश के रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य और गौरव गान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन
पंक्ति को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोग छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता था। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक इस तस्वीर से पता चलता है कि उन्होंने बनाने वाले चित्र इन घटनाओं को कैसे दिखाते थे, उन्होंने एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हमें उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकल को खरीद कर घरों में सजाती थी और ये तस्वीर केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छाप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। चर्चा कीजिए, इस भाग में दिए गए प्रत्येक चित्र के विभिन्न तत्वों की जांच कीजिए और चर्चा कीजिए कि उनके जरिए आपको कलाकार की सोच को पहचानने में कैसे मदद मिलती है। काल रेखा 1801 में अवध बेले जली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया। अवध का अधिग्रहण हुआ। 1856 से 57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू हुआ। 1857 10 मई मेरठ में सैनिक विद्रोह। 11-12 मई दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह। बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 20 से 27 मई अलीगढ़ इटावा मणिपुरी एटा में सिपाही विद्रोह। 30 मई लखनऊ में विद्रोह। मई जून सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। 30 जून चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेज की हार होती है। 25 सितंबर हेवलाक और अस्ट्रम के नेतृत्व में अंग्रेज की टुकड़ियों लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती है। 1858 जून युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु और जुलाई युद्ध में शाहमल की मृत्यु हो जाती है। चित्र 11 विद्रोहियों के चेहरे दिखाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं गौतम भद्रा का 1987 में और विलियम ट्रिप 2006 वाली पुस्तक है। रिंगो मुखर्जी का पुस्तक है 1984 और ताप्ती राय का 2006 में। एरिक स्टाक्स का 1980 में। अधिक जानकारी के लिए बुक गूगल्स.com। http 1857 अंग्रेजी अधिकारियों के विवरण के लिए www.copy फैमिली ऑर्गेनाइजेशन एलन से लक्ष्मीबाई लिंक रानी लक्ष्मीबाई के पत्रों के लिए पढ़ सकते हैं।